Hello students, welcome to Dakshna E-Classroom. Today we will discuss FST 13 paper 1. ठीक है, let's discuss question number 1. f of x is a differentiable function such that f dash 1 is equal to 4, f dash 1 is 4 and f dash of 4 is 1 by 2 given to us. Then the value of limit x tends to 0 f of x square plus x plus 1 minus f of 1 upon f of x की पावर 4 minus x square plus 2x plus 4 minus f of 4 is, है ना, ये अपने को बताना है. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, एक्सटेंडिंग टू 0 पे देखो ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है. 0 बाई 0 फॉर्म यदि ये बन रहा है तो अपन बोल सकते हैं इसमें एल ऑपिटल रूल लगा सकते हैं. तो यूजिंग एल ऑपिटल रूल डिफरेंशिएशन कर दिया है, ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 2, ये आ जाएगा. x इज इक्वल टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रख दो. अब 0 रखने पे ऊपर बन जाएगा एफ डैश 1 इंटू 1 अपॉन यहाँ क्या बन जाएगा एफ डैश 4 इंटू 2. वैल्यू रख देंगे जो गिवन वैल्यूज है, अपना आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म ऑफ डिग्री 13 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. ओके, 1 प्लस एक्स की पावर 11 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड टू दी पावर 10 में अपने को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 13. इसका मतलब क्या हुआ देखो, पहले ये समझते हैं. डिग्री 13 का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड की जो पावर्स हैं उनका टोटल सम 13 होना चाहिए. ठीक है, तब वो जो कोफिशिएंट बन रहा है उस कोफिशिएंट को अपने को निकालना है. तो देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड इतना मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मैटर क्या करता है, ओवरऑल मल्टीप्लाई होके एक्स की पावर क्या बन रही है. तो मैं बोल रहा हूँ कि इट इज इक्विवेलेंट टू कि 1 प्लस एक्स की पावर 11 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 10 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 13 निकाल लो. क्योंकि जैसे वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा वैसे ही एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके एक्स की पावर 2 दे देगा, है ना. अपने को डिग्री से मतलब है. ठीक है, तो x की पावर 13 का यहाँ पे कोफिशिएंट निकालना इज इक्विवेलेंट टू कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 13 इन अबोव. ठीक है, तो यही इसका कंसेप्ट है, यही से चीज़ें सॉल्व होगी. यहाँ से जब सॉल्व होगी तो देखो क्या करना है अपने को, 1 प्लस एक्स की पावर 10 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, है ना. ये इसको ब्रेक किया. अब इन दोनों को एक साथ करो तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास 1 प्लस एक्स का क्यूब की पावर 10 इंटू 1 प्लस एक्स. इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 13 निकालना है. तो देखो 1 से मल्टीप्लाई होके कभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 13 नहीं आएगा. एक्स की पावर 1 है यहाँ पे इंटू यहाँ पे एक्स की पावर 12 मिल सकता है बिल्कुल. कब मिलेगा, 10c4 एक्स क्यूब की पावर 4 12 इंटू यहाँ से x मल्टीप्लाई होके यही होगा x की पावर 13 का. एक ही तरीका होगा x की पावर 13 का कोफिशिएंट आने का. देखो आंसर क्या आ जाएगा, 10c4. वैल्यू निकाल लेंगे, मैच कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री. आप इसको देखो ए बी, ए बी सी, ए के सामने ए, सी के सामने सी, बी के सामने बी. आप देखो ए बी का मतलब सी माइनस बी सी, तो सी प्लस बी माइनस ए लिखा हुआ है अपॉन आर का निकालना है अपने को स्क्वायर. अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये क्या क्या लिखा हुआ है अपने पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं.
तो ये बन जाएगा c प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 अपॉन आर। अब इस चीज़ को आप देखोगे तो ये अपने पास क्या है, s माइनस ए अपॉन आर को अपन लिख देते हैं डेल्टा अपॉन s, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए अपन जानते हैं क्या होता है, डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए होता है 10a/2। ठीक है, 10a/2 का फॉर्मूला याद है अपने को, डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए होता है 10a/2। और ये जो फॉर्मूला है ध्यान से देखो, ये वही लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू अपन निकाल लेंगे यहाँ से। 10a/2 होता है tan ऑफ 60 डिग्री tan ऑफ 30 डिग्री, है ना, a/2 विच इज़ 1/√3। तो डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू √3 की पावर 2, 12 इज अवर आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, x की पावर 1/3 x माइनस 2 की पावर 1/3। ठीक है, अपने को निकालना है डोमेन ऑफ f डैश x, तो इसका f डैश x निकाल देते हैं। f डैश x होगा क्या, 1/3 है ना, 1/3 इंटू 1 अपॉन x की पावर 2/3 इंटू x माइनस 2 की पावर 1/3, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस x की पावर 1/3 एज इट इज, और x माइनस 2 की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/3 बार 2/3। अब इसमें इसकी डोमेन अपने को क्या दिख रही है, पावर में 2/3 है, तो नीचे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 2, दिस शुड बी इट्स आंसर। तो r माइनस 0 2, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिली इज आर ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनलिटी के लिए अपने को क्या अलग अलग पेयर को उठा के चेक करना पड़ेगा। तो देखो 16x² प्लस y² इज इक्वल टू सी एंड y की पावर 16 इज इक्वल टू kx। अब ऑर्थोगोनलिटी कैसे अपन चेक करते हैं, एक तरीका होता है कि यार पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे dy/dx दोनों की निकालते हैं, और फिर अपन चेक करते हैं कि भाई m1 m2 इक्वल टू -1 आता है कि नहीं। ठीक है, बट ये जो सारे केसेज है इनमें ध्यान से देखो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इज नॉट इजी। तो अपन क्या बोलेंगे कि एक ऐसा पॉइंट xy जो इसको भी सेटिस्फाई करता है और इसको भी सेटिस्फाई करता है, उसी पे अपन निकाल लेते हैं dy/dx। ठीक है, तो एक तरीके से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 16x² प्लस y1² इज इक्वल टू सी एंड y1 की पावर 16 इज इक्वल टू k इंटू x1। इस पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं, जो पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, उस पॉइंट पे अपन ने dy/dx लिखा यहाँ पे, तो 16 ये हो जाएगा 2 इंटू 16 इंटू x प्लस 2 इंटू y डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा -16 अपॉन y। ठीक है, यहाँ से y डैश क्या आएगा सेकंड से, तो 16y की पावर 15 इंटू y डैश इक्वल टू k। तो यहाँ से y डैश आ जाएगा k अपॉन 16y की पावर 15। अब m1 m2 m2 करो, ये y1 मान लेते हैं, ये y1 पे किसी y1 x1 y1 पॉइंट पे, तो y डैश इंटू फॉर कर्व 1 इंटू वाई डैश इंटू कर्व 2, दोनों कर्व के अलावा वाई डैश मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है देखो, -16 16 से 16 कैंसिल हो गया, आ जाएगा अपने पास -1 अपॉन y1 की पावर 16। अब y1 की पावर 16 माइनस k अपॉन y1 की पावर 16, y1 की पावर 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, k इंटू, है ना, -16 x1 भी होगा यहाँ पे, है ना, ये x उधर गया,
-16 x1 अपॉन y1, ठीक है। तो यहाँ पे ये x1 ऊपर और आ जाएगा, ठीक है। तो y1 y2 अपन बोल सकते हैं कि m1 m2 है, ये m1 m2 अपने पास क्या मिला देखो, -kx1 अपॉन y1 16। अब y1 16 अपॉन kx1 क्या होगा, 1 होगा। इस इक्वेशन से अपन बोल सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया, -1। Hence m1 m2 इक्वल टू -1 इफ देयर इज एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स, ठीक है। एक पैराबोला है, एक सर्किल है, इनका यदि कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है तो m1 m2 इक्वल टू -1। और ये अपन साफ साफ देख सकते हैं कि भाई ये मतलब पैराबोलिक टाइप का है, y² इक्वल टू 4x नहीं है, y की पावर 16 है, बट उसी टाइप का होगा कर्व, ऐसा ही कुछ ट्रेसिंग होगा उसका, ठीक है। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर आ रहा होगा यदि ये दोनों रियल कर्व है तो। फर्स्ट हो गया। और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे m1 m2 इक्वल टू -1 होगा पक्का। यही सेम थ्योरी सब जगह लगा रहा हूँ मैं। अब x1 y1 नहीं लूँगा, वही इक्वेशन ही यूज़ करेंगे। तो y डैश इज इक्वल टू फर्स्ट के लिए अपने पास कर्व है y इज इक्वल टू c प्लस e की e, y इज इक्वल टू x प्लस c इंटू ई की पावर -x, x प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस k इंटू ई की पावर -y। आप डिफ्रेंशिएशन करो, y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस c इंटू ई की पावर -x, y डैश माइनस k इंटू ई की पावर -y, ठीक है। अब इसको देखो, y डैश मिल गया यहाँ से y इंटू वाई डैश, ठीक है, k इंटू ई की पावर -y इंटू वाई डैश, ठीक है। यहाँ से y डैश ये आ रहा है और यहाँ से y डैश सेकेंड कर्व से y डैश क्या आ जाएगा अपने पास, 1 अपॉन 1 माइनस k इंटू ई की पावर -y, ठीक। ये y2 डैश मान लो, ये y1 डैश मान लो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y1 डैश इंटू y2 डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस c इंटू ई की पावर -x अपॉन 1 माइनस k इंटू ई की पावर -y, ठीक बात, सही है। अब इसको निकालना है, यहाँ पे तो m1 m2 इक्वल टू -1 अभी आ नहीं रहा, बट c इंटू ई की पावर -x को रिप्लेस करो किससे, y माइनस x से, 1 माइनस y माइनस x, ठीक। और k इंटू ई की पावर -y को रिप्लेस करो x माइनस y प्लस 2 से। अब सिंप्लीफाई करो, देखो ये क्या बन रहा है, x माइनस y प्लस 1 ऊपर, नीचे क्या बन रहा है, माइनस x प्लस y माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा -1। अब देखो ये सॉल्व होके क्या आ रहा है, x माइनस y प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ x माइनस y प्लस 1, कट करके क्या आ रहा है आंसर, -1। तो m1 m2 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, -1। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट था इसका। सिमिलरली थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, थर्ड पार्ट जैसे फर्स्ट पार्ट था, ए ऑप्शन था, वैसे ही करना है। डी देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास सी है और एक्स वाई इज इक्वल टू के है, तो 2x माइनस 2y वाई डैश इक्वल टू 0 फर्स्ट का, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा अपने पास y इज इक्वल टू के बाई एक्स है ये, और y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर, ये y डैश एक और एक y डैश यहाँ से आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। अब दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, m1 m2 इक्वल टू -1 अपने को देखना है कि नहीं, तो y1 डैश y2 डैश, y1 डैश इंटू y2 डैश इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई माइनस के अपॉन एक्स वाई, और एक्स वाई इज इक्वल टू अपन क्या रख सकते हैं यहाँ पे के, तो माइनस के बाई के, आंसर क्या आया -1। तो देखो सारे के सारे जो है ऑप्शंस वो क्या कर रहे हैं, अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये एक तरीके से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है
ऑर्थोगोनल कर्व्स का। ऑर्थोगोनल कर्व अपन कैसे चेक करते हैं? एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, हर एक पॉइंट में नहीं, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोथ कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री। सिक्स्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos की पावर 32 अल्फा इज इक्वल टू, दिया हुआ है अपने को 1/9, देन फाइंड 1/sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1/1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1/1 प्लस cos की पावर 4 अल्फा, ऐसे डॉट 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 1/1 प्लस cos की पावर 16 अल्फा, ये निकालना है। अब देखो यहाँ पे 1/sin स्क्वायर अल्फा को लिख देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा 2/1 माइनस साइन की पावर 4 अल्फा, ठीक है, 1 माइनस cos की पावर 4 अल्फा, और उसके साथ प्लस में क्या है 1/1 प्लस cos की पावर 4 अल्फा, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। और उधर है अपने पास ये 2 है, ये 8 है, ठीक है, ये गिवन है अपने, है ना। अगर ये 2 है तो फिर अपना वापस क्या है, जो प्रोग्रेशन, जो सिस्टम यहाँ बन रहा था वही सिस्टम फिर से बन गया। 2 अपॉन ऊपर अपन बोल सकते हैं कि ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास, फिर से इसको सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके, तो वो हो जाएगा 2/1 माइनस cos की पावर 8 अल्फा आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस है अपने पास 4/1 माइनस 1 प्लस cos की पावर 8 अल्फा, इसके आगे वाला टर्म। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों को ऐड करके, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा एक तरीके से, और अंदर क्या बचाएगा 2/1 माइनस cos की पावर 16 अल्फा प्लस अपने पास क्या है लास्ट में 8/1 माइनस cos की पावर 1 प्लस cos की पावर 16 अल्फा। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 8 इंटू 2/1 माइनस cos की पावर 32 अल्फा, और cos की पावर 32 अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1/9, रख देंगे, आंसर आ जाएगा 16/1 माइनस 1/9, 16 इंटू 9/8, आंसर क्या आ गया 18, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है द वैल्यूज ऑफ 1/2 to 2 e की पावर x माइनस 1/x का मोड इंटू dx। अब देखो यहाँ पे 1/2 to 2 है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 1/e to e को सॉल्व करने का तरीका अपन क्या करते हैं, x की जगह 1/t रख के देखते हैं क्या होता है। तो देखो ये हो जाएगा 2 to 1/2 e टू दी पावर x माइनस 1/x का मोड, ये तो एज इट इज वैसे ही रहेगा, है ना, या t माइनस 1/t, 1/t माइनस t या t माइनस 1/t मोड है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा अपने पास -1/t स्क्वायर इंटू डी टी, डी एक्स की जगह -1/t स्क्वायर इंटू डी टी। दोनों को ये भी आई है, ये भी आई है, दोनों को यदि ऐड करते हैं तो 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 2i इज इक्वल टू अपने पास, अब 2 to 1/2 है ये, इसको क्या कर लेते हैं अपन 1/2 to 1 बनाना है ना, इस माइनस को अपन ले लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 1/2 to 2 फिर से। अब अपन ऐड कर सकते हैं, अब अपन ऐड करें तो अपने को कुछ ना कुछ फ़ायदा दिखना चाहिए। तो देखो ऐड करने पे देखो क्या आ रहा है, e टू दी पावर x माइनस एक्स का मोड, t वेरिएबल है, यहाँ पे u रख दो, यहाँ पे x रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी से अपन इसको e टू दी पावर x माइनस 1/x इंटू 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स भी लिख सकते हैं, और फिर ऐड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 + 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, ये बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं, x माइनस 1/x को ले लेते हैं कुछ u, लेट से x माइनस 1/x को ले लिया अपन ने u, तो देखो x इज इक्वल टू 1/2 पे ये क्या होगा 1/2 माइनस 1/,
1/2 -2 -3/2 है ना, 1/2 -2 -3/2, और दूसरा वाला क्या है 2 - 1/2 3/2। सो -3/2 से लेके 3/2 तक e⁻⁻ mod ऑफ t 1/1 + x 1 + 1/x², इसी का डिफ्रेंशिएशन है, तो ये बन जाएगा अपने पास क्या, u लिया है तो ये u, ये du, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब e⁻⁻ mod u क्या फंक्शन है अपने पास, इवन फंक्शन है, u की जगह -u रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 × 0 से 3/2 e⁻u du 2i, तो यहाँ से i = क्या आ जाएगा, e⁻3/2 - 1 e⁻0, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है। f of x = (0 to x f of t cos of t dt माइनस, अलग अलग कर लेते हैं इसको, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, दोनों को अलग अलग करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये तो अपने काम का है, इसमें डिफरेंशिएट लेबनीज रूल अपन लगाना चाह रहे हैं, लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, बट इसमें डायरेक्टली नहीं लगा पाएंगे, तो अपन क्या करते हैं, या तो इसको क्या करते हैं अपन cos A cos B प्लस sin A sin B से एक्सपेंड करते फिर सॉल्व करते हैं, या फिर अपन बोलते हैं कि a + b - x, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है t, यहाँ वेरिएबल क्या है बच्चों, t है, ठीक है, यहाँ वेरिएबल क्या है, t है। यहाँ वेरिएबल अगर t है तो t की जगह अपन क्या रखेंगे, a + b - x, तो t विल बी रिप्लेस्ड बाई a + b - t, ठीक है, x विल बी रिप्लेस्ड बाई a + b - x, तो इंटीग्रेशन रिमेन सेम, वही प्रॉपर्टी बोलते हैं a + b - t, t को अपन ने रिप्लेस किया किससे, t को रिप्लेस किया है a + b - t से, तो इंटीग्रेशन रिमेन सेम, तो यहाँ से अपन यदि रखा अपन ने तो ये आ जाएगा x - t - x, तो cos ऑफ -t इंटू dt, cos ऑफ -t से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है अपने को, cos t होगा वो तो dt 0 to x, ये आ गया, यहाँ पे ये आ जाएगा 0 to x f of t इंटू cos ऑफ t dt, ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। अब अपने को क्या करना चाहिए, ये f of x है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, f डैश x = क्या आ जाएगा, देखो f of x इंटू cos ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन लेबनीज रूल से f of 0 इंटू डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ये वाली टर्म 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ x -0, तो देखो f डैश x अपने पास क्या आ जाएगा, cos x इंटू f ऑफ x माइनस cos x, इसको उठा के इधर ले आए, f डैश x माइनस cos ऑफ x इंटू f ऑफ x, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई क्या। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना अपन जानते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e⁻⁻ माइनस cos x इंटू dx, वो हो जाएगा अपने पास e⁻⁻। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, तो e⁻ sin x माइनस बाहर ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया इसमें दोनों तरफ, ये क्या है अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है ना ये, y डैश माइनस cos x इंटू y = माइनस cos x, तो y में लीनियर है, ठीक है, तो e⁻ sin x का मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा d ऑफ e⁻ sin x इंटू f
इज इक्वल टू ई की पावर माइनस साइन एक्स का दोनों तरफ अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, की पावर माइनस साइन एक्स इंटू माइनस ऑफ कोस एक्स, इंटीग्रेट कर दो, डी एक्स उधर ले गए अपन, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस साइन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स को यदि टी लें पूरे को तो माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोस एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब एफ ऑफ 0 0 है फॉर श्योर, 0 रखते ही 0 to 0 इंटीग्रेशन, तो एफ ऑफ 0 इज 0 दे दिया, ये रख देते हैं अपन एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, वहाँ से सी कैलकुलेट कर लेंगे, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास -1, हैंस जो फंक्शन मेरे पास मिलने वाला है एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस साइन एक्स, ई टू द पावर माइनस साइन एक्स यहाँ पे आ जाएगा -1, ई टू द पावर साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स, दिस इज आवर फंक्शन। एक बार फंक्शन निकल गया तो चारों ऑप्शन बिल्कुल एकदम चिंदी है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है z की पावर 6 इज इक्वल टू z प्लस 1 की पावर 6, वॉट वी कैन से अबाउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z3। ठीक, z1 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z3। ठीक है, तो एक z3 के अबाउट अपन बोल सकते हैं कि रोटेशन है, z3 के अबाउट z1 को देखा जा रहा है और z3 के अबाउट z2 को देखा जा रहा है। ठीक है, ये अपने को आर्ग्यूमेंट निकालना है थीटा। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि z1 z2 z3 कैसे क्या है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अपने को क्या समझ में आ रहा है, देखो दोनों तरफ अपन लेते हैं इस इक्वेशन में मोड, जो भी z1 z2 z3 है इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मोड ऑफ z इज इक्वल टू मोड ऑफ z प्लस 1, नेगेटिव तो होता नहीं है मोड, तो ये जो इक्वेशन है वो किसकी है, स्ट्रेट लाइन की, तो z1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, z2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, z3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, जितने भी रूट्स हैं सारे 6 के 6 रूट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं, हैंस अपन बोल सकते हैं कि, और ये है क्या, z माइनस 0 का मोड इज इक्वल टू z प्लस 1 का मोड, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है -1 और 0 के बीच में, x इज इक्वल टू -½ वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो अपन बोल सकते हैं कि z1 भी यहीं पे है कहीं पे, z3 भी यहीं पे है, z2 भी यहीं पे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है z1 माइनस z3 और z2 माइनस z3 का, या तो दोनों z1 z2 z3 के एक तरफ होंगे या अपोजिट साइड में होंगे, एक तरफ होंगे तो ये आर्ग्यूमेंट 0 होगा, है ना, एक तरफ यदि हुए z3 यहाँ हुआ, z1 भी इधर है और z2 भी इधर है, तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, ये थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, और मान लो ये ऑपोजिट हुआ, z2 इधर आ गया, तो z2 माइनस z3 अपॉन z3 माइनस z1 क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट पाई आ जाएगा। तो यही दो पॉसिबिलिटी अपने पास बनती है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, अपने को दिया हुआ 3ab इंटू ए इनवर्स, 3ab ए इनवर्स प्लस a इज इक्वल टू 2a इनवर्स b है। ऑप्शन में ध्यान से देखें, a एंड b आर बोथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a प्लस b का डिटर्मिनेंट निकालना है अपने को। इनफैक्ट b c d तीनों ऑप्शन a प्लस b के डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करेंगे, और a प्लस b का डिटर्मिनेंट यदि 0 या नॉन जीरो अपने को पता लगता है तो उससे b d और a ऑप्शन भी देख लेंगे। तो अपने को सारा फोकस कहाँ पे करना है, a प्लस b का डिटर्मिनेंट निकालने में। वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे ये 3ab a इनवर्स है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, 2a से ऐड कर देते हैं ताकि इसका भी एडजस्टमेंट हो जाएगा और इसका भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3a कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा ba इनवर्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
इज इक्वल टू, यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, ए इनवर्स बी प्लस आई इंटू ए। ठीक, अब 3a इंटू बी ए इनवर्स में अपने को फर्दर कॉमन लेना है, तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूँ क्या, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा क्या, बी प्लस ए। 2 इंटू ए इनवर्स बी, इसको मैं क्या लिखूँ, ए इनवर्स ए। अब देखो क्या क्या चीज़ें कॉमन निकाल सकते हैं अपन, 3a इंटू बी प्लस ए इनवर्स पोस्ट, और यहाँ पे ये प्री है, ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाइड है। अब चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती है, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दो, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट 3 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। 3 की पावर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3a का डिटरमिनेंट इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b प्लस ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 2a इनवर्स का डिटरमिनेंट b प्लस ए का डिटरमिनेंट इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखो a अपने को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है, नो डाउट, तो a तो 0 होने से रहा, डिटरमिनेंट ऑफ a तो 0 होगा नहीं, ठीक है। तो ये बच जाएगा अपने पास 3 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, b प्लस ए का डिटरमिनेंट a इनवर्स इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट b प्लस ए का डिटरमिनेंट इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिटरमिनेंट ऑफ कैंसिल, क्योंकि नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो ए इनवर्स भी नॉन जीरो होगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b प्लस ए इक्वल टू 0। हैंस ये तो नॉन जीरो है क्योंकि n जो है वो कम से कम 1 तो होगा ही, है ना। एक ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स होने के लिए 0 क्रॉस 0 कोई मैट्रिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो कम से कम तो ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब तो ये यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ b प्लस ए क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ b प्लस ए 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके अलावा बाकी सब क्या हो गए, अपने आप इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पी ए दिया हुआ है अपने को क्या 0.3, पी बी दिया हुआ है 0.25 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.2। तो यहाँ से पी ए यूनियन बी भी अपन निकाल सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस 0.2 विच इज़ पॉइंट ऑफ 3 पी ए यूनियन बी। सो ये बेसिक डाटा जो अपने को गिवन है। अब अपने को निकालना है क्या है, 15 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश का डैश, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है ये। अब किसी अपन जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं, बोलो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं, सही बात है। तो वही काम इसमें करना है, 15 इंटू इस पूरे को मैं पहले कुछ सेट मानता हूँ, लेट से ए या कुछ x का डैश ही लिखा हुआ है ना ये, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या है, ए डैश अपॉन बी डैश। पहले इस डैश से छुटकारा मिला, 15 इंटू अब प्रोबेबिलिटी इस ए डैश अपॉन बी डैश का मतलब क्या है, ए डैश व्हेन बी डैश इज अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, राइट। यही फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड, सही बात। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड का फॉर्मूला यही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला हियर। सो नाउ 1 माइनस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को मैंने क्या लिखा, ए यूनियन बी का डैश, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, सारा यूज हो रहा है इसमें। जो भी आपने है ना कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखी है वो सब कुछ यूज हो जाएगी। तो इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में और डैश, इसको अपन बोल देंगे क्या, डी मॉर्गन्स लॉ।
ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब अपनी चीज़ें आसान हो गई, 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यूज रख दो ए यूनियन बी की, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, है इंटीजर टाइप में है ये। अपने पास क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, b इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर c जिसका मोड अपने को दिया हुआ है 6 और अपने को दिया हुआ है a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। और अपने को निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है a b एंड b क्रॉस c का STP। ये कैलकुलेट अपने को करना है। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप का मतलब क्या होता है, STP होता है। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे इस पे अपन बात करते हैं। ठीक है, पहले इससे कुछ कंक्लूड करते हैं। इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से यदि देखें तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बीच वाला बीच में रहेगा वो पहले आएगा, तो a डॉट सी माइनस यही आने वाला है। अब बचा क्या, a के अलावा क्या बचा, b डॉट सी। तो ये वेक्टर a और b के प्लेन में है, सही बात है, इज इक्वल टू a डॉट सी बी माइनस a डॉट बी सी। ठीक है, ये b और c के प्लेन में a डॉट सी बी कैंसिल हुआ। तो यहाँ से अपने को एक बात और समझ में आ गई, क्या कि जो a और c है वो कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर है। और अपन ऐसा भी बोल सकते हैं c इज इक्वल टू माइनस ऑफ b डॉट सी a अपॉन a डॉट b। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। अब देखो b डॉट सी रख देते हैं अपन, b डॉट सी b डॉट सी इंटू ए। अभी अपने को पता नहीं है, ठीक है, चलो कोई नहीं। बट अपन एक बात और जानते हैं कि जो c है ना, c इसका मोड दिया हुआ है 6, c का मोड 6 दिया हुआ है। अपने को यहाँ से ये पता लग गया कि c इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा टाइम्स a। ठीक बात, c इज इक्वल टू क्या पता लग गया, लेमडा टाइम्स a। और मोड ऑफ c इज इक्वल टू 6, उस बात का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो अपन ने बोला कि अच्छा मोड ऑफ c होगा क्या, लेमडा इंटू a का मोड। ठीक है, तो c वेक्टर अपन लिख देते हैं कि भाई 6 यूनिट का वेक्टर a कैप की डायरेक्शन में लिख दो। अब पॉजिटिव है नेगेटिव है वो अपन देख सकते हैं यहाँ पे, उस पे शायद फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। 6 इंटू ए कैप की डायरेक्शन में क्वेश्चन पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा। 6 इंटू, अब ए कैप हो जाएगा अपने पास 212 डिवाइडेड बाई 3, तो ये जाएगा 4 इंटू 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब एक बार c निकल गया तो आपको क्या निकालना है, a पता है, b पता है, b क्रॉस c भी पता है क्योंकि b और c पता है। तो a b और b क्रॉस c तीनों वेक्टर अपने को पता है, उनका क्या निकालना है, बस STP निकालना है। तो निकाल सकते हैं अपन पैरेलल पाइप का वॉल्यूम, सिंपल डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी वही अपना आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था, ये इसके कोलिनियर होगा, ये बात पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है,
एक लाइन है यहाँ पे, इस लाइन का प्लेन में प्रोजेक्शन है। प्लेन में प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्लेन में प्रोजेक्शन का मतलब है कि ये लाइन ऊपर से अपन ने एक तरीके से टॉर्च डाली तो ये नीचे मिल रही है, या अपन बोल सकते हैं कि इस लाइन को और इस लाइन को मिलाएं तो ये जो प्लेन बन रहा है, ये प्लेन क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के, बिकॉज अपन प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अब इस लाइन की यदि बात करें तो दोनों लाइन 0 1 1 से पास करती है, मतलब ये पॉइंट है 0 1 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस लाइन की डायरेक्शन है 2 2 1, ठीक है, और इस लाइन की डायरेक्शन क्या है अपने पास? 1 1 -1। अब अपन क्या क्या बातें बोल सकते हैं? इस प्लेन में क्या क्या पता है अपने को? इस प्लेन का एक पॉइंट पता है अपने को 0 1 1, ठीक, बिकॉज वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन का और इस लाइन का। तो ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? इसी प्लेन में करेगी, क्योंकि ये इसका क्या है? प्रोजेक्शन, ठीक है। और क्या पता है अपने को? इसमें एक वेक्टर पता है, क्या? 1 1 -1। और क्या पता है अपने को? और अपने को पता है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो वेक्टर आएगा वो इस टाइप सा कुछ आएगा, जो कि होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन का, जो ये इन दोनों लाइन से बन रहा है, इन दोनों प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो इसके प्लेन में होगा, क्या बोलो? तो एक और वेक्टर मिल गया अपने को, n कैप या n वेक्टर। तो इसमें दो वेक्टर पता है अपने को और एक पॉइंट पता है। प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं अपन, बस एक सिंपल सा अपने को सॉल्व ही तो करना है। पहले अपन इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं, तो वो हो जाएगा i j k 2 2 1 1 1 -1। i के साथ क्या आएगा? -2 -1 -3, है ना, -2 -1 -3। j के साथ 1 + 2 3, k के साथ 2 - 2 0। तो -3 3 0 वो एक वेक्टर आया जो इसके पैरेलल है। अब है ना, यही आ रहा है 2 2 1 1 1 -1। चेक कर लो कैलकुलेशन। i -2 -1, j के साथ 1 - 1 + 2 3, k के साथ 2 - 2 0, ठीक। तो ये आ गया एक वेक्टर। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा? देखो i j k, एक वेक्टर प्लेन के अंदर ये है, ये तो पॉइंट है कोई, 0 1 1 क्या है? कोई पॉइंट है जो प्लेन के अंदर है। वेक्टर कौन सा है? 1 1 -1 और -3 3 0। आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर सकते थे, इन दोनों के परपेंडिकुलर, और ये वाला वेक्टर इसके प्लेन में है, तो इसके प्लेन में इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर अपने को निकालना था। इन दोनों के ठीक है, ऐसे ही कर लो, ये भी आसान है। i × 1 × 0 माइनस माइनस ये हो जाएगा अपने पास 3, j कैप के साथ आ जाएगा 3 - 1 0, और k कैप के साथ क्या आ जाएगा 3 + 3 6। तो ये एक तरीके से अपने पास ऐसा कुछ आ रहा है 3 3 6, तो 1 1 2। तो प्लेन की इक्वेशन देखो क्या आ जाएगी, 1 1 2 है, 1 1 2 भी लिख सकते हैं ना इसको, 1 1 2। ये क्या आ रहा है? प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी अपने पास x - 0 × 1 + y - 1 × 1, है ना, 0 1 1 से पास करवा देते हैं उसको, एंड 2 × z - 1 = 0। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 था ये।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 की पावर ln x या log x माइनस 3 की पावर log x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर log x प्लस 1 माइनस 5 की पावर log x माइनस 1। x बाई 20 निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट x बाई 20। x निकाल लेते हैं पहले, इसको लिख देंगे अपन 5 की पावर log x अपॉन 5, तो ये कॉमन आ जाएगा इधर 5 की पावर log x, इसको उठा के इधर ले आए तो ये बचेगा 1 प्लस 1 बाई 5 इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो ये क्या है 3 इंटू 3 की पावर log x प्लस 3 की पावर log x अपॉन 3 है ना, ये माइनस 1 है पावर में तो अपॉन 3, तो 3 की पावर log x 3 प्लस 1 बाई 3, 5 की पावर log x 6 बाई 5, तो 5 बाई 3 की पावर log x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 10 बाई 3, 10 बाई 3 इंटू 5 बाई 6, ठीक है। तो 5 3, तो ये 5 बाई 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से log ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2, x टू द बेस 10 दिया हुआ है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर विच इज 100, 100 बाई 20, 100 बाई 20 आंसर इसका क्या आ जाएगा अपने पास 100 बाई 25। क्वेश्चन नंबर 15, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कोस की पावर 4 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा कोस बीटा। अपने को ये सॉल्व करना था। आप एक तरीके से एक तो इसका डायरेक्टली रफ गेस भी कर सकते हो, देखो समझ में आ रहा है कि साइन अल्फा को 1 ले लूँ, कोस बीटा को 1 ले लूँ, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है साफ साफ, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इज इक्वल टू 1 अपना आंसर हो गया, ठीक है ना। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, बट थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। कैसे करेंगे, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कोस की पावर 4 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा कोस ऑफ बीटा, इसको इधर ले आओ माइनस दिस इक्वल टू 0। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर बना रहे हैं और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर बना रहे हैं। अब एक्स्ट्रा जो भी आएगा उसको माइनस कर देते हैं, ये 2 एडजस्ट हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, बचेगा अपने पास माइनस ऑफ 2, यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर अल्फा मतलब प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से आ जाएगा प्लस 2 कोस स्क्वायर, ये बीटा है सॉरी दिस इज बीटा, 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस 4 साइन अल्फा कोस बीटा इज इक्वल टू 0। देखो अब ये देखो क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, इसको यदि देखें तो 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा का होल स्क्वायर, 2 कॉमन लो, साइन अल्फा माइनस कोस बीटा का होल स्क्वायर यही आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज है, स्क्वायर है, वो इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जब तीनों की तीनों क्या हो जाए 0। तो यहाँ से तो रूट आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा कोस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू कोस बीटा, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इज इक्वल टू, है ना, अल्फा बीटा आ रहा है अपने पास 0 से π/2 के बीच में, तो -1 तो होने से रहा, तो साइन अल्फा भी क्या होगा उस केस में 1, कोस बीटा भी उस केस में क्या होगा 1, दैट इज अवर आंसर। तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है वो, तो साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2। 15 हो गया, नेक्स्ट 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है
एक पैराबोला है, उसके ऊपर 3 टेंजेंट्स बनाई गई। अब इनके बीच में कोई टेंजेंट बना रहे हैं अपन ऐसे, ठीक है। ये P डैश है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये मान लेते हैं T है, ठीक। ये Q डैश है। अपने को निकालना है टी पी डैश अपॉन टी पी इज इक्वल टू टी क्यू डैश अपॉन टी क्यू, ठीक है। अब देखो अपन को ये पता है कि टी पी डैश पी ये तीनों एक ही लाइन में है, एक ही सीक्वेंस में है, कोलिनियर है। तो देखो पहले अपन P एज्यूम करते हैं। P क्या है? P T1 है मान लो, और R मान लो है अपने पास T3, और Q मान लो है T2, है ना। 80 स्क्वायर कोमा 280 से ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं P, Q और R के, ठीक है। तो P डैश क्या होगा सबसे पहले, या पहले T डैश T क्या होगा? T क्या होगा? A T1 T2 कोमा A T1 प्लस T2, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट T1 एंड T2, है ना। T1 T2 से जो टेंजेंट बन रही है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे ही अपन बोलेंगे कि P डैश क्या है? P डैश है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ T1 एंड T3, सही बात। तो T1 और T3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? A T1 T3 कोमा A T1 प्लस T3, सही बात। ऐसे ही Q डैश बता दो, Q डैश क्या होगा? T2 और T3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T2 A T2 T3 कोमा A T2 प्लस T3, ठीक है। नाउ TP डैश अपॉन TP के बारे में अपन सोचते हैं। TP डैश अपॉन TP क्या है? TP डैश अपॉन TP, ठीक है। अब एक लाइन में है ये, तो कोई भी कोऑर्डिनेट का अपन डिफरेंस का रेशियो निकाल लेते हैं। अपन y कोऑर्डिनेट से भी ये काम कर सकते थे कि भाई अपन y कोऑर्डिनेट में ये मान लेते हैं x2 y x1 y1, ये मान लेते हैं अपन एक तरीके से x2 y2, ये मान लेते हैं x3 y या t1 t2, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले से अपन देख सकते हैं कि भाई y1 माइनस y2 अपॉन y1 माइनस t2 होना चाहिए। TP डैश के लिए अपन ले लेंगे पहले y2 माइनस t2, तो TP डैश के लिए अपन ने क्या ले लिया? TP डैश के लिए TP डैश अपॉन TP अपने को निकालना था, तो अपन ने बोला कि TP डैश के लिए मैं ले लेता हूँ y2, ये इसके y कोऑर्डिनेट को मैं अभी इसके लिए T2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, P डैश के y कोऑर्डिनेट को ये y कोऑर्डिनेट है सिर्फ, इसका P डैश 2 मान लो इसका y कोऑर्डिनेट है, या P y P डैश y, और इसको ले लेते हैं P ऑफ y। x कोऑर्डिनेट कुछ भी है, y कोऑर्डिनेट मान लो ये है। तो ये यदि रेशियो अपने को निकालना है, ये वाला रेशियो λ/1 वाला, ये रेशियो अपने को निकालना है, तो TP डैश अपॉन TP निकालना है। तो TP डैश को मैं लिख रहा हूँ कि PY डैश माइनस TY अपॉन, ये लिख सकता हूँ क्या मैं? बोलो। PY माइनस TP के लिए TY, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सही बात। PY डैश है ना, y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y3 माइनस y1। PY डैश सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ। PY डैश मेरे पास क्या है? इसका y कोऑर्डिनेट है A T1 T3, A T1 प्लस T3, क्योंकि उसको करना आसान है, T1 T2 प्रोडक्ट में है, माइनस माइनस TY क्या है? A इंटू T1 प्लस T2, ठीक है, अपॉन नीचे आ जाएगा अपने पास TP। तो PY देखो, PY क्या है? A T1 प्लस T2, अपने को चाहिए PY हो जाएगा अपने पास 80 स्क्वायर कोमा 280, तो 2A T2 2A T1 माइनस, है ना। PY क्या होगा? 80 स्क्वायर कोमा 280, तो 2A T1, तो 2A T1 माइनस TY इसका क्या है? A T1 प्लस T2। सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है,
ए से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा अपने पास क्या, T1 से T1 गया, बचेगा T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच जाएगा अपने पास एक T1 से T1 गया, T1 माइनस T2। ठीक बात बोलो, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ऐसे ही आप TQ डैश अपॉन TQ निकालो, उसमें क्या बचेगा, उसमें देखो T3 T1 की जगह, T3 तो अपनी T3 जगह लेगा, T3 की जगह तो T3 ही आएगा, T2 की जगह T1 आ जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, T2 माइनस T1, यही तो होगा। T1 और T2 तो इंटरचेंज हुए हैं, तो T1 और T2 सब जगह इंटरचेंज कर दो तो TQ डैश अपॉन TQ आ जाएगा। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, देखो क्या आ जाएगा अपने पास, इसको लिख देंगे T3 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T2 प्लस T3 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो माइनस प्लस कर लेते हैं, इधर कर लेंगे माइनस। तो देखो ऊपर क्या आ रहा है, ये TP डैश अपॉन TP और TQ डैश अपॉन TQ को ऐड कर रहा हूँ, तो T3 से T3 कैंसिल हुआ, ऊपर आ जाएगा अपने पास T1 माइनस T2, नीचे भी क्या है T1 माइनस T2, हैंस आंसर इज 1। सो दिस इज द वे वी आर डूइंग। कोई एक स्पेशल केस लेके भी इसको अपन कर सकते थे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है इसमें, ठीक है, नहीं तो ये कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी, यदि डिस्टेंस फॉर्मूले से करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखो, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41 है, यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 पे टेंजेंट बनाई गई, तो ड्रॉन टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होगा। ये इसका क्या लिखा हुआ अपने को, डायरेक्टर सर्किल। इसका डायरेक्टर सर्किल होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। तो डायरेक्टर सर्किल है, तो डायरेक्टर सर्किल से एंगल क्या होगा, π/2, तो k इज इक्वल टू 2। ये तो जेई मेंस लेवल का भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ नॉर्मल एट पॉइंट P टू द हाइपरबोला मिड्स द ट्रांसवर्स एक्सिस एट G। तो अपने को बोल रहा है कि एक हाइपरबोला है, नॉर्मल एट एनी पॉइंट मिड द ट्रांसफर एक्सिस एट G। उसके बाद ये S है फोकस, SG, SP इज दिस पॉइंट। तो अपने को निकालना है क्या, रेशो SG अपॉन SP का रेशियो निकालना, ठीक है, SG अपॉन SP का रेशियो निकालना है। तो देखो उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, उसके लिए अपने को सबसे पहले P पॉइंट चाहिए। तो P पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं अपन, A सेक थीटा कॉमा B टेन थीटा, है ना। अपन हाइपरबोला ये ले रहे हैं, तो उस पर एक जनरल पॉइंट ये हो गया। इस जनरल पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल इन जनरल होता है क्या है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हाइपरबोला का जनरल नॉर्मल है। x1 की जगह ए सेक थीटा रख दो तो ये हो जाएगा ए एक्स कोस थीटा, y1 की जगह बी टेन थीटा रख दो तो बी वाई कोट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कुछ ना कुछ, अपन देखते हैं अभी। अब यहाँ पे देखो अपने को क्या निकालना है, y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सेक थीटा। क्लियर है पॉइंट, क्या आ जाएगा, ए ई स्क्वायर सेक थीटा। तो ये पॉइंट G क्या आ गया अपने पास, ए स्क्वायर सेक थीटा कॉमा 0। S पॉइंट अपने को पता है, S पॉइंट क्या है, ए ई कॉमा 0। SP डिस्टेंस,
एस पी डिस्टेंस को अपन पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम से निकाल सकते हैं। तो पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम करते हैं। ई अपने पास क्या है, ई है। पी एम इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट है ए सेक थीटा, एक सेक थीटा माइनस ए बाई ई। डायरेक्ट्रिक्स होगा एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई। तो देखो ये क्या आ रहा है, ए सेक थीटा माइनस ए इंटू ई सेक थीटा, ए सेक थीटा माइनस ए इंटू ई सेक थीटा माइनस 1। दिस इज डिस्टेंस ऑफ एस पी। ठीक है, अब एस जी अपॉन एस पी निकाल लेते हैं अपन। एस जी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो ए ई स्क्वायर सेक थीटा माइनस ए ई, दिस इज एस जी अपॉन एस पी इज वॉट, ए इंटू ई सेक थीटा माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर अपन ने देखा कि ए ई कॉमन आ रहा है, तो वो बच जाएगा ई सेक थीटा माइनस 1 अपॉन ए इंटू ई सेक थीटा माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है, ई के इक्वल आ रहा है। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो गई इसमें, अपने को निकालना था, देन इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज ई। वैसे ये अपने को याद भी रखना चाहिए, एस जी अपॉन एस पी जो आता है वो इलिप्स में भी इसेंट्रिसिटी आता है और हाइपरबोला में भी इसेंट्रिसिटी आता है। ये भी अगेन रिजल्ट है, याद रखना चाहिए, जिसको अपन ने प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। y इज इक्वल टू अपने पास है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम, मतलब एरिया निकालना है अपने को 0 to 2 पाई में एक्स एक्सिस के साथ। ये रफ ग्राफ, इसका रफ क्या होगा, साइन एक्स कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस 2। ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव है, इस पे डिपेंड करेगा। अब 0 से पाई में साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो जो भी कर्व है नीचे आएगा, है ना, 0 to पाई में नीचे होगा। फिर पाई से 2 पाई में साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसा कुछ इसका ग्राफ है। अब एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, तो यही एरिया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अपन इंटीग्रेट कर देते हैं 0 to पाई, किसको, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स को, और पाई टू 2 पाई इंटीग्रेट कर देंगे किसको, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स को, क्योंकि वहाँ पे ये फंक्शन खुद पॉजिटिव है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना दिया माइनस से मल्टीप्लाई करके। इसका जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन cos 2x में कन्वर्ट करके बहुत आसान है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी अपने को आता है। So it's very easy. Question number 20. The RST, let RST be the different prime numbers and ABC be positive integers if LCM of ABC is, मतलब LCM of ABC अपने को दिया हुआ है क्या, R स्क्वायर एस की पावर 4 इंटू टी स्क्वायर। HCF of ABC is given to us which is आर एच स्क्वायर टी। ठीक है, अब अपने को करना क्या है इसमें, ये एलसीएम पता है अपने को, एचसीएफ पता है, अपने को बताना है कि एबीसी के ऐसे कितने ट्रिपलेट्स बनेंगे। एबीसी एक इंटीजर दिया हुआ है, आरएसटी प्राइम नंबर से। ठीक, ओके फाइन। अब अपन सोचते हैं कि यार एबीसी कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आर स्क्वायर को अपन उठाते हैं कि आर स्क्वायर का क्या क्या हो सकता है। एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि जो ए बी सी तीनों है उसमें कहीं ना कहीं एक जगह आर स्क्वायर होना चाहिए, तभी एलसीएम आर स्क्वायर आएगा। और आर स्क्वायर से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, कम हो सकता है। मिनिमम एटलीस्ट आर स्क्वायर एक जगह आना ही चाहिए, मिनिमम आर स्क्वायर एटलीस्ट एक जगह आना ही चाहिए। आर स्क्वायर के साथ हो सकता है कि आर स्क्वायर सेकेंड में आ जाए, हो सकता है आर यहाँ आ जाए। आर स्क्वायर तीनों जगह नहीं आ सकता क्योंकि उसका एचसीएफ फिर आर स्क्वायर हो जाएगा। और क्या क्या केस बन सकता है, तो अपन बोलेंगे कि आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर आर स्क्वायर के साथ और क्या हो सकता है, ये इन तीनों को आपस में
फ्लैक्चुएट कर लेंगे तो वो हो जाएगा अपने पास 3 केसेस, 3 केसेस तो ये हो गए। फिर अपन ने बोला आर स्क्वायर के साथ आर आर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 केसेस, ठीक है। ये आपस में इंटरचेंज कर लेंगे ए बी सी में, ठीक है। और क्या हो सकता है, और एस में भी यही सेम 3 केसेस एस में होंगे, क्योंकि एस में नहीं, टी स्क्वायर और टी में, तो टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी टी, 3 केसेस कैसे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 3 केसेस। अब S4 और S स्क्वायर में अपने को सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह S4 आना ही चाहिए, एक जगह S4 आना ही चाहिए, और मिनिमम S स्क्वायर, क्योंकि HCF H स्क्वायर है तो HCF तीनों में S स्क्वायर तो रहना ही पड़ेगा, सब में होगा, S स्क्वायर तो मिनिमम सब में होगा, और इससे ज़्यादा भी तीनों में नहीं हो सकता, है ना। तीनों में S स्क्वायर तो कम से कम एक बार आएगा ही सही। इसके कितने केसेस होंगे देखो, इस वाले के 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है, तीनों डिफरेंट है, तो ये क्या होगा 3 फैक्टोरियल, ABC में 3 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे देखो 6 तरीके से, यहाँ पे ये कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3। तो टोटल S का डिस्ट्रीब्यूशन अपन कैसे कर सकते हैं, 12 डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं S को, और T को 6 वेज से, और R को 6 वेज से, तो 6 × 6 × 12 तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो पेपर था वो रिलेटिवली आसान था, अपन ऐसे बोल सकते हैं, एडवांस के हिसाब से थोड़ा आसान पेपर है। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।